अघाड़ी के उम्मीदवार पृथ्वीराज जी साठे साहब के प्रचार के कार्यक्रम के लिए यहाँ पर आज माननीय सांसद जी तशरीफ लाने वाली है। डॉक्टर साहब का ऐसा कहना है कि माननीय सांसद जी उनको यहाँ पर 2 प्रोग्राम अंबाजोगाई में है। एक प्रोग्राम जो है वो करबला बेस में है और एक प्रोग्राम है तो आपके सामने जारी है। भाइयों और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजनीति की फिजाओं में आज के वक्त में सरगर्मी है और कई सियासी पार्टियों के लोग सुबह महाराष्ट्र में अपनी अपनी सियासी पार्टियों के प्रचार के लिए आ रहे हैं। आना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र ने, संविधान ने सभी को यह आजादी दी है कि वो इलेक्शन में अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार करें। लेकिन उसी संविधान ने सभी को अपने अपने मूलभूत अधिकार प्रदान किए हैं, जिसमें सबसे अहम और महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकार संविधान के आर्टिकल 14 में इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी सभी को समान अधिकार और समान सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारा संविधान करता है। बावजूद इसके संवैधानिक पद पर बैठे इस देश के गृह मंत्री सुबह महाराष्ट्र की सरजमीन पर आते हैं और कसम खाते हैं, आज उठाते हैं कि जब तक हम जीवित हैं मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलने देंगे। जब संविधान समानता की बात करता है, समान संधि की बात करता है, समान अवसर की बात करता है, तो उसी संविधान द्वारा बनाई गई सरकार एक वर्ग विशेष यानी सिर्फ मुसलमानों के ताल्लुक से ये बयान करते हैं कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता और हम मिलने नहीं देंगे। उनका यह कहना है कि मजहबी आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। गृह मंत्री जी, हम आपकी बात से सहमत है कि मजहबी आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन उस संविधान के आर्टिकल 340 में यह स्पष्ट रूप से नमूद किया गया है, लिखित में दर्ज किया गया है कि कोई समाज, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष से हो, अगर वो पिछड़ा है, अगर वो सामाजिक हैसियत से, आर्थिक हैसियत से, शैक्षणिक हैसियत से अगर वो पस्ताहाल है, पिछड़ा है, तो उसको आगे लाने के लिए आर्टिकल 340 द्वारा बनाई गई कमेटी उसका अध्ययन करती है, उसका अभ्यास करती है और उसको आगे लाने के लिए मौजूदा सरकार से सिफारिश करती है। क्या अमित शाह को इस बात का नॉलेज नहीं? जानबूझकर हमारे हिंदू भाइयों को पोलराइज करने के लिए, हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है, जबकि मुसलमानों का आधार धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मांगता, बल्कि मुसलमान सत्तर समिति की सिफारिशों के आधार पर, कुंडू कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, महमूदुर रहमान समिति की सिफारिशों के आधार पर, राणे समिति की सिफारिशों के आधार पर और अलग अलग राज्यों में बनाए गए अलग अलग कमेटियों की सिफारिशों के आधार पर अपने पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण की बात करता है। लेकिन देश के गृह मंत्री पद पर बैठे अमित शाह सिर्फ मुसलमान और हिंदू की राजनीति करने के लिए बयानबाजी करते हैं। हद तो यह है कि संविधान सबको सुरक्षा प्रदान करता है और सबको धार्मिक आजादी देता है, बावजूद इसके इस विधानसभा के सदस्य होने वाले, इस विधानसभा के सदस्य रह चुके नितेश राणे की भाषा में सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ हिंसात्मक रूप प्रदर्शित होता है और जानबूझकर
वो हिंसा का आह्वान करते हैं, वो जानबूझकर वो हिंसा की कोशिश करते हैं, तो हम इस मौजूदा सरकार से क्या ये दरियाफ्त भी नहीं कर सकते कि जो हमारे धार्मिक स्थलों पर हमले की साजिशें करता है, जो मस्जिदों में भोंगे निकालने की बात करता है, क्या वो संवैधानिक बात कर रहा है? क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोग ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और हमारे पोटबरे सर और काले सर और हमारी पार्टी कहती है कि बटेंगे तो कटेंगे नहीं, मिलेंगे, साथ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे, इसी से देश बनेगा। हमने देखा कि भाजपा की राजनीति एक पक्ष के खिलाफ यानी मुसलमानों के नफरत के आधार पर इस देश के अंदर बनाई गई, और वो अपनी राजनीति के तहत अपने वोटों की रोटियां सेकने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का आह्वान करते हैं। और हद यह हो गई, हद यह है कि सारी बातें खुली हैं और सबके समझ में आ रहे हैं, लेकिन केज विधानसभा मतदार संघ में सेठ के कुछ चेले चपाटे, सेठ के कुछ गुत्तेदार, सेठ के कुछ ठेकेदार, वो ये कहते हैं कि पार्टी को मत देखो, सेठ को देखो। उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि हम पार्टी को देखेंगे, पार्टी की नफरत की भाषा को देखेंगे, पार्टी के इस देश के अंदर एकता और अखंडता को तोड़ने की साजिशों को देखेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक के शर्त अव्वल है, अगर इसी में है खामी तो सब नामुकम्मल है। इसलिए सेठ को नहीं देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा जो नबी की गुस्ताखी करेगा, उसको देखा जाएगा जो मजहब इस्लाम में चल के आएगा। आपकी गुत्तेदारी, आपके टेंडर, आपकी ये सारी चीजों के लिए आप कहते हैं कि सेठ को देखो। हमने सेठ को भी देखा। आप सब जानते हैं कि शाहीन बाग का आंदोलन हमने 58 दिन चलाया, और वो शाहीन बाग का आंदोलन एनआरसी एनपीआर सीएए के खिलाफ था। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। और हद यह है कि जिनको आप देखने की बात कर रहे हैं, जिनको आप देखने की बात कर रहे हैं, वो शाहीन बाग के सामने एक दूसरा आंदोलन करते हैं, लेकिन उनको ये फिक्र नहीं कि मुसलमान सीएए एनआरसी एनपीआर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हम उनके आंदोलन में शरीक हो जाए और जाकर कहे कि हम भी आपके साथ हैं। लेकिन नहीं, उस वक्त भी वो हमारे साथ नहीं थे। और आज सेठ के लोग कह रहे हैं कि इनको देखो, तो मैं कहूंगा गद्दार नबी है वो लोग, गद्दार नबी है वो लोग यकीनन जो गुस्ताखे नबी की हिमायत में खड़े हैं। गद्दार है, गद्दार नबी है वो लोग जो यकीनन गुस्ताखे नबी की हिमायत में खड़े हैं, और जो नबी के खिलाफ गुस्ताखी करने वालों की हिमायत में खड़े हैं, हम उनके सामने, उनके साथ, उनके विरोध में हर मुहाज पे खड़े हैं। और ये पॉलिटिक्स और ये राजनीति और ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी उसका एक हिस्सा है। और हम सब इस बात को देखेंगे कि इस देश के संविधान को खत्म करने वाली जो बात भाजपा के द्वारा की जाती है, अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान पर कोई आंच अगर आए तो हम हैं। तो हम कहते हैं कि दिल्ली में आरएसएस के लोगों ने जब संविधान को जलाया था, आपने उन पर क्या कार्रवाई की? हमारे सामने मौजूदा मसला यह है कि आप देखिए कि गुस्ताखे नबी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, वहीं सलमान अजहरी अगर जरा सी बात कर दे तो उनको 10 महीने जेल में रखा जाता है। लोकतंत्र की हत्या करने का काम भाजपा और भाजपा के तमाम लोग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ सेठ को नहीं देखा जाएगा, बल्कि लोकतंत्र की रक्षा को करने वाले लोग जो है उनके पक्ष में यहाँ पर हम खड़े हैं। केज विधानसभा मतदार संघ को लेकर कहा जाता है कि हमने विकास किया, तो हम कहते हैं कि आपने विकास किसका किया? आपने गुत्तेदारों का विकास किया, आपने टेंडर धारकों का विकास किया, आपने बड़े बड़े सियासी अहदेदारों का विकास किया, आपने गरीबों का विकास नहीं किया।
आपने शेत मजदूरों का विकास नहीं किया। आपने छोटे तबकों में आने वाले जो मजदूर हैं, जो रोजमर्रा में काम करके अपनी जिंदगी बसर करते हैं, उनका विकास नहीं किया। आपने विकास किया उन लोगों का जो लोग सियासत में आपके लिए आगे पीछे दौड़ते हैं। बल्कि आपकी जिम्मेदारी ये थी कि आपने तमाम तबकों के लिए यहाँ पर काम करना जरूरी था, लेकिन नहीं किया। बस टेंडर धारकों का काम आपने किया है और उस काम से हम इत्तेफाक नहीं रखते, इसलिए आपको विधानसभा में जाने का कोई हक नहीं। अभी हमने पीछे कुछ भाषण सुने हैं और भाषण में यह भी देखा है, मैं भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन मेरा मजहब सियासत से बढ़ के है। या कुछ लोग भाषण करते वक्त ये भी नहीं समझते कि हम किसकी बेहुरमती कर रहे हैं। जिन उलमाओं के हाथ में हमारी आखिरत है, जो उलमा आज मिंबर रसूल पे खड़े रहकर खुतबा और दर्स देते हैं, इंसानियत का पैगाम देते हैं, उन उलमाओं के बारे में सियासी मंच पर खड़े होकर कहते हैं, उलमाओं की बेअदबी करते हैं। उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि सेठ को खुश करने के लिए अपने ईमान को खराब करना क्या जरूरी था? सेठ को खुश करने के लिए क्या उलमाओं के विरोध में बोलना जरूरी था? अगर आपके सेठ ने काम ही किया होता तो वही काम आप पब्लिक के सामने रखते। लेकिन आप और आपकी सियासी पार्टी सिर्फ पोलराइजेशन यानी हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहती है। जरांगे पाटिल साहब कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। जरांगे पाटिल साहब जो मराठा समाज के लिए आंदोलन करते हैं, उन पर कई कमीशन बनाए गए, आरक्षण की सिफारिश की गई। उसी दिमन में हमारी भी सिफारिश, मुसलमानों की भी सिफारिश होना जरूरी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्राचा हुंकार, दिल्लीचा दरबार, महाराष्ट्राचा हुंकार, दिल्लीचा दरबार, सत्याची ताकद न्यारी, हा योद्धा कणखर भारी, सत्याची ताकद न्यारी, हा योद्धा कणखर भारी, घुमू दे तुतारी तुतारी, घुमू दे तुतारी तुतारी, पवार साहेबांची तुतारी, घुमू दे तुतारी तुतारी। इस लोकतंत्र में अब ये लोकतंत्र भीड़ तंत्र में बदल रहा है, जहाँ पर मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की मॉब लिंचिंग में हत्याएं की जा रही है, जहाँ पर गौकशी के नाम पर मारा जा रहा है, जहाँ पर आपकी शनाख्त कर मारा जा रहा है। लोकतंत्र में संविधान ने सभी को यहाँ पर जीने का अधिकार दिया है। वो जीने का अधिकार मॉब लिंचिंग द्वारा यहाँ पर छीना जा रहा है। हमने देखा कि महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर सबसे पहले अगर मॉब लिंचिंग कहीं हुई तो हमारे पुणे शहर के अंदर इंजीनियर मोहसिन की हुई है। और हमने देखा कि धनंजय सरदेसाई और उनकी टीम के जैसे लोग, जिन्होंने मोहसिन की हत्या की, बावजूद इसके उनको अब तक कोई सजा नहीं मिली, बल्कि वो कोर्ट से छूट गए। इसके बाद हमने देखा कि पुसे सावड़ी का दंगा हुआ। पुसे सावड़ी के दंगे में जो रायगढ़ का मसला था, जो किले का मसला था, उसके नीचे के जो गांव है, उस गांव में जाकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती नारेबाजी की गई, हिंसा की गई। हमने देखा कि बार बार इस महाराष्ट्र के अंदर उत्तर प्रदेश के कुछ लोग आते हैं और यहाँ पर हमारी एकता, अखंडता, भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो भाई और बहनों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि सूबा महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र राज्य के अंदर अगर आप लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, आप संविधान को जीवित रखना चाहते हैं, आप आपके मूलभूत अधिकारों को जीवित रखना चाहते हैं, तो आने वाली 20 तारीख को आपको लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए मतदान करना पड़ेगा। और लोकतंत्र को जीवित रखने का काम महाविकास आघाड़ी कर रही है। और महाविकास आघाड़ी के जो हमारे उम्मीदवार है पृथ्वीराज जी साठे, इनका बटन मशीन में 3 नंबर को तुतारी फूकने वाला आदमी, इस बटन के सामने हमको दबाकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से उनको जिताना है। और जिताना इसलिए भी है कि महाराष्ट्र के अंदर आकर
अमित शाह कहते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास होकर रहेगा, तो हम भी उनको बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र के सूबे में आपकी सरकार नहीं बनेगी, और अगर आपकी सरकार नहीं बनेगी तो राज्यसभा में आपके सांसदों की संख्या कम हो जाएगी, और अगर आपके राज्यसभा सांसदों की संख्या कम हो जाएगी तो हम समझते हैं कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट कभी भी मंजूर नहीं होगा। इसलिए हम वक्फ की जमीनों को बचाने के लिए वोट करेंगे। इतना कहकर मैं अपनी बात रखता हूं। जय हिंद, जय भारत।